लॉन्ग टाइप के सेंटेंस अरेंजमेंट को हल करने के लिए अब तक हमने कंट्राडिक्टिव वर्ड और उसके कंसेप्ट के बारे में सीखा। अब उसी कड़ी में ये दूसरा रूल है जिसे हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी भी एग्जाम में फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, बीच में पी क्यू आर और एस को अरेंज करना है। ऐसी स्थिति में अब आज के बाद से हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस भी हमें सेंटेंस अरेंजमेंट को हल करने का कई क्लू प्रदान करता है। जब भी आप फर्स्ट सेंटेंस को गौर करेंगे या ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फर्स्ट सेंटेंस में लेखक दो बातों पर जोर देता हुआ मालूम पड़ रहा है। या तो लेखक का जोर या स्ट्रेस फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट पर होगा या लेखक का जोर या स्ट्रेस फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर होगा। जोर और स्ट्रेस का सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रश्नों में क्या अर्थ है ये आपको पहले स्पष्ट कर दें। जोर का मतलब, स्ट्रेस का मतलब है कि यदि लेखक का इंटेंशन सब्जेक्ट पर जोर देना हो तो लेखक इस सब्जेक्ट को पी क्यू आर और एस में से किसी भी सेंटेंस में ज्यों का त्यों उसे रख देगा, रिपीट कर देगा। और यदि लेखक का जोर ऑब्जेक्ट पर हो तो लेखक पी क्यू आर एस में से ऑब्जेक्ट को किसी एक वाक्य में या एक से अधिक वाक्य में रिपीट कर देगा। यदि सब्जेक्ट को किसी भी वाक्य में लेखक रिपीट करता है तो यह आशय निकाल लेना चाहिए कि लेखक का स्ट्रेस सब्जेक्ट पर है और ऐसी स्थिति में इस सब्जेक्ट वाले को फर्स्ट सेंटेंस के तुरंत बाद वाले सेंटेंस के रूप में चुन लेना चाहिए। अर्थात फर्स्ट सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के रिपीटिशन वाले का ग्रुप बना लेना चाहिए। सब्जेक्ट के रिपीटिशन के क्रम में लेखक कई चेंजिंग लाएगा, सवाल को ट्विस्ट करेगा, सवाल को चेंज करेगा, सवाल को कठिन बनाएगा। सब्जेक्ट का रिपीटिशन ज्यों का त्यों न करके लेखक कई बार सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन को भी रख देगा। अर्थात यह देख लेंगे कि सब्जेक्ट का रिपीटिशन नहीं है तो यह भी जांच लेंगे कि क्या सब्जेक्ट के अनुसार पी क्यू आर और एस में प्रोनाउन रखा गया है। यदि हाँ तो प्रोनाउन वाला सेंटेंस भी उसके तुरंत बाद का सेंटेंस चुन लिया जाएगा। इसी क्रम में यदि सब्जेक्ट को अर्थात नाउन को रिपीट न करे, प्रोनाउन को भी रिपीट न करे तो लेखक सब्जेक्ट के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव को रिपीट करेगा। यदि पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर दिया तो यह मान लेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस के तुरंत बाद इस पोसेसिव एडजेक्टिव वाले सेंटेंस को अगला सेंटेंस चुन लेना है या दूसरा सेंटेंस चुन लेना है। अर्थात सब्जेक्ट के रिपीटिशन के बारे में हमने आपने जाना कि सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों किसी सेंटेंस में रख देता है तो हमें उसको अगला सेंटेंस चुन लेना है, या ज्यों का त्यों न रख कर उसके अनुसार प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव को देता है तो उसे फिर अगला सेंटेंस के रूप में चुन लेना है। ये सेम प्रक्रिया ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लागू है। यदि लेखक का इंटेंशन ऑब्जेक्ट पर जोर देना होगा तो लेखक ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में ज्यों का त्यों रिपीट कर देगा, या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन को रखेगा, या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव को रखेगा। यदि ऑब्जेक्ट रिपीट कर दे तो सेकंड सेंटेंस उसके बाद का सेंटेंस चुन लेंगे, और ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन रिपीट कर दे तो प्रोनाउन वाले को चुन लेंगे, या प्रोनाउन न रख करके पोसेसिव एडजेक्टिव को रख दे तो पोसेसिव एडजेक्टिव वाला को चुन लेंगे। ये रही प्रक्रिया। अब इसी प्रक्रिया में हम और आप एक शॉर्टकट जान लें। इसी प्रक्रिया में यह शॉर्टकट ये जान लें कि कैसे पता करें कि लेखक का स्ट्रेस, कैसे पता करें कि लेखक का स्ट्रेस सब्जेक्ट के ऊपर है या ऑब्जेक्ट के ऊपर है। सबसे पहले जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस मिले बड़ी तेजी से हम और आप क्या करें कि एक बार सेंटेंस के लास्ट में चले जाएं, फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में, और चेक कर लें कि फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी कोई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है। यदि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे वर्ब, जैसे एडजेक्टिव, जैसे एडवर्ब दिया गया हो तो आप यह मान लें कि लेखक का स्ट्रेस, लेखक का जोर ऑब्जेक्ट पर नहीं है। अब लेखक का 100% जोर
वाक्य के सब्जेक्ट पर होगा। तब ऐसी स्थिति में इस सब्जेक्ट वाले को उसके तुरंत बाद का सेंटेंस चुन लेना चाहिए या चुन लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे होंगे कि वाक्य के शुरू में ब्रेन स्टॉर्मिंग रखा हुआ है और वाक्य के फर्स्ट वाक्य के अंत में अनएम्बिगुअस रखा गया है। यदि ग्रामर के नियम को रिमाइंड करवा दूं तो यह स्पष्ट होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो V4 के फॉर्म में रखा गया है और V4 को हम और आप जीरंड के रूप में भी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि जीरंड वाक्य का सब्जेक्ट होता है, अर्थात इस स्थान पर यह V4 नहीं है बल्कि यह जीरंड है और यह वाक्य का सब्जेक्ट है। आप जब फर्स्ट वाक्य के लास्ट में आएंगे, अंत में आएंगे, तो आप OUS एंडिंग देख करके याद हो गया होगा कि OUS एंडिंग किसी नाउन का नहीं है, किसी प्रोनाउन का नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव का है। अर्थात फर्स्ट सेंटेंस का जब कंपैरेटिव स्टडी हम आप करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि फर्स्ट सेंटेंस के प्रारंभ में नाउन को रखा गया या सब्जेक्ट को रखा गया और फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में एडजेक्टिव को रखा गया। मैंने इसके ठीक पहले बताया कि जब फर्स्ट सेंटेंस के अंत में आप देख लेंगे और अंत में देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि अंत में नाउन या प्रोनाउन न होकर के कोई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यह तय कर ले 100% कि लेखक का जोर सब्जेक्ट पर होगा। अब यदि लेखक इस सब्जेक्ट को रिपीट कर देता हो किसी सेंटेंस में, अर्थात P, Q, R और S में, तो वह सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के तुरंत बाद का सेंटेंस चुन लिया जाएगा। अब जैसे हम सेंटेंस नंबर P पर आ जाएं और P नंबर सेंटेंस पर यह देख रहे होंगे कि ए ब्रेन स्टॉर्म रखा गया है, अर्थात सेंटेंस नंबर फर्स्ट में नाउन को जीरंड का रूप दे दिया गया, लेकिन सेंटेंस नंबर P में इसे नाउन का रूप दिया गया। टर्म एक ही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग फर्स्ट सेंटेंस में भी नाउन है और ब्रेन स्टॉर्मिंग P में भी नाउन है। इसलिए यह बोला जा सकता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को लेखक ने रिपीट कर दिया, इसलिए लेखक का स्ट्रेस चूंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग पर था और लेखक ने इसे सेंटेंस नंबर P में रिपीट किया, तो हमारा सेंटेंस अब जो शुरू होगा P1 के बाद वो 1 और P का एक ग्रुप बनेगा, या अर्थात 1 के बाद P को सेकेंड सेंटेंस के रूप में चुनेंगे। ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे एग्जांपल्स भी हम आप देख लें। एक और एग्जांपल आप देख लें। आप इस समय देख रहे होंगे कि सेंटेंस नंबर फर्स्ट में म्यूजिक बराबर नाउन है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सप्रेशन बराबर भी नाउन है। अब की बार लेखक ने सेंटेंस नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ नाउन रखा। यदि लेखक सेंटेंस के लास्ट में नाउन को नहीं रखता तो हमारी फोकस पूरी तरह से म्यूजिक पर आ जाती, लेकिन सेंटेंस के अंत में नाउन को रख करके लेखक ने थोड़ा दबाव दिया, लेखक ने थोड़ा प्रश्न को ट्विस्ट किया। लेकिन एक नजर जब हम आप क्वेश्चन पर देखेंगे तो क्वेश्चन पर देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि लेखक ने म्यूजिक को ही कई बार सेंटेंस में दोहराया, रिपीट किया। रिपीट करने का मतलब है, रिपीट करने का आशय है कि लेखक का जोर अब एक्सप्रेशन पर नहीं है, बल्कि लेखक का स्ट्रेस या जोर अब म्यूजिक पर है, अर्थात फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट पर ही लेखक का स्ट्रेस है या जोर है। और इसलिए यदि इस म्यूजिक को ज्यों का त्यों किसी सेंटेंस में रिपीट कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, तो उसे फर्स्ट सेंटेंस के तुरंत बाद का सेंटेंस चुन लेंगे। अब यह स्पष्ट हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस के तुरंत बाद का सेंटेंस आर होगा, क्योंकि इसमें म्यूजिक को दोहरा दिया गया। बाकी सेंटेंस में आप देख रहे होंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल म्यूजिक है। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि क्लासिकल म्यूजिक है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल म्यूजिक है। इसलिए हम केवल म्यूजिक के रूप में आर सेंटेंस को लेंगे। जैसे ही हम और आप आर पर आएंगे तो इस आर नंबर से दो दो प्रश्न हमारे प्रारंभ होते हैं। एक प्रारंभ होते हैं हमारा 2 नंबर और एक प्रारंभ होता है हमारा 3 नंबर। आप देख रहे होंगे कि म्यूजिक को आर नंबर सेंटेंस में म्यूजिक को कई पार्ट में बांटा गया और कई पार्ट में बांटा गया। उसी कई पार्ट में बांटने के बाद अब हमारा ग्रुप आर और पी में बनाना है, या तो आर पी का ग्रुप बनावे
या फिर आर और एस का ग्रुप बनावे। इस जगह पर जैसे ही कई पार्ट में बांटने के बाद लेखक ये बताना चाह रहा है कि उसी पार्ट में मेन पार्ट हमारा है द मेन स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ये लिखा। इसलिए यहाँ पर हमारा आप क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को हम आप फर्स्ट के बाद यानी पी के बाद एस वाले को चुन लेंगे, यानी आर के बाद एस वाले को चुन लेंगे, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। फर्स्ट सेंटेंस हमने लोकेट किया रिपीटिशन के आधार पर। सेकेंड सेंटेंस में कई डिवाइडेड इनटू कई वेस्टर्न ग्रुप बनाया और उसी में जो मेन स्कूल ऑफ थॉट कहा उसके बाद हमारा सेंटेंस आगे का सेंटेंस चुनते चला जाएगा। आप आ जाए इसके बाद के एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल नंबर 3 आप 3 नंबर में देख रहे होंगे, जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज को सब्जेक्ट के रूप में रखा गया। S1 के अंत में कंडीशंस भी हमारे पास नाउन है और S1 के शुरू में डिस्कवरीज और इन्वेंशंस भी हमारे पास नाउन है। इन्वेंशंस और डिस्कवरीज अब लेखक का स्ट्रेस है या कंडीशन लेखक का स्ट्रेस है, एक नजर ऑप्शन पर दौड़ाने से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एक नजर जैसे ही हम आप PQRS पर दौड़ाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कई PQR और S में कई स्थान पर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को रिपीट किया गया। इसका मतलब कि लेखक का स्ट्रेस कंडीशंस पर नहीं है, लेखक का स्ट्रेस इन्वेंशन और डिस्कवरीज पर है और इन्वेंशन और डिस्कवरीज हमारे पास सेंटेंस नंबर Q में रखा गया है। इसलिए यह बोला जाएगा कि हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वह Q से प्रारंभ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद एक और ग्रुप हम आप बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि P नंबर में दीज इन्वेंशंस की चर्चा है। इसका मतलब कि इसके पहले हमें केवल इन्वेंशंस रखना चाहिए। यदि Q के बाद P को रख लेंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि Q में इन्वेंशंस और डिस्कवरीज दोनों है जबकि P में सिर्फ और सिर्फ इन्वेंशंस है। इसलिए ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस नंबर R को यदि पहले ले लिया जाए और P को यदि बाद में ले लिया जाए तो R और P का ग्रुप करेक्ट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि R में इन्वेंशंस की चर्चा तो नहीं है किंतु इन्वेंशंस का सिनोनिम डिस्कवरीज की चर्चा है और P में दीज इन्वेंशंस लेखक ने लिखा। इसका मतलब है कि लेखक ये बोलना चाह रहा है कि P के पहले केवल इन्वेंशंस को आपको लेना चाहिए, लेकिन केवल इन्वेंशंस किसी भी सेंटेंस में नहीं था। इसलिए हमने इन्वेंशंस के सिनोनिम के रूप में डिस्कवरीज को चुना और RP का एक ग्रुप बनाया। अर्थात हमारा जो सेंटेंस 1 के बाद होना चाहिए था तो 1 के बाद हमारा सेंटेंस होना चाहिए Q और Q के बाद RP का एक समूह बनना चाहिए और RP का जब समूह बनेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें QRP और ये QRP एक साथ आप देख रहे होंगे सेंटेंस नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए आंसर के रूप में 1 नंबर को चुन लिया जाएगा। अब आप आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 को लेकर के हम और आप एक मेथड सीख सकते हैं, एक नया तरीका सीख सकते हैं और इस नए तरीकों को आप चाहें तो नोट कर ले अपने कॉपी पर। आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेंटेंस के प्रारंभ में जॉन अर्थात सब्जेक्ट या नाउन है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में हेड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रखा गया। अर्थात फर्स्ट सेंटेंस के शुरू में नाउन और फर्स्ट सेंटेंस के ही अंत में मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अर्थात यदि फर्स्ट सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म न हो करके नाउन होता तो हमें ये दिक्कत होती कि ऑब्जेक्ट पर जोर है लेखक का या सब्जेक्ट पर, किंतु लेखक ने मेन वर्ब को देकर यह स्पष्ट कर दिया कि लेखक का जोर अब वाक्य के सब्जेक्ट पर है, ऑब्जेक्ट पर नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि लेखक का स्ट्रेस जॉन पर है और सेंटेंस नंबर R में जॉन को रिपीट कर दिया गया। लेकिन एक नोट नियम कर लें, ध्यान में रख लें, यदि फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में हम और आप रिपीट कर दें, लेकिन रिपीट करने के साथ साथ यदि कंट्राडिक्टरी वर्ड का प्रयोग उस सेंटेंस में कर दिया जाए
यदि कंक्लूजन वर्ड का प्रयोग उस सेंटेंस में कर दिया जाए, यदि कंडीशनल वर्ड का प्रयोग उस सेंटेंस में कर दिया जाए, यदि एडिटिव वर्ड का प्रयोग उस सेंटेंस में कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सेंटेंस को सेकेंड सेंटेंस के रूप में नहीं चुनना चाहिए। दोबारा ध्यान रख लें कि फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को किसी वाक्य में रिपीट कर दे, लेकिन रिपीटिशन के साथ साथ लेखक कंट्राडिक्टिव वर्ड जैसे बट, हाउएवर, दो, ऑल्दो डाल दे, या कंक्लूजन वर्ड जैसे सो, दस, देयरफॉर, हेंस डाल दे, या कंडीशनल वर्ड जैसे इफ, वेदर, ऑन द कंडीशन दैट डाल दे, या एडिटिव वर्ड जैसे ऑल्सो, टू, एज वेल, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, मोरओवर डाल दे, या कोई अन्य वर्ड डाल दे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को सेकेंड सेंटेंस के रूप में नहीं चुनना है। जैसे ही सेकेंड सेंटेंस के रूप में नाउन का रिपीटिशन फेल हो जाएगा, तो नाउन के अनुसार प्रोनाउन वाले सेंटेंस को हम सेकेंड सेंटेंस से चुनेंगे। अब जॉन के अनुसार जब आप प्रोनाउन देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि प्रोनाउन क्यू में ही रखा हुआ है, और इसलिए हमारा जो आंसर होगा या तो आंसर 2 जाएगा या आंसर 3 चुना जाएगा। अब आप सेंटेंस नंबर एस पर आ जाएं। सेंटेंस नंबर एस में जब आप देखेंगे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ इसमें पुट देम बैक इन हिज कबोर्ड, और पी नंबर में भी देखेंगे तो लिखा हुआ है केप देम नीटली फोल्डेड इन द कबोर्ड अगेन। यानी ये बोला जा सकता है कि सेंटेंस नंबर एस में भी कपड़ा को अलमीरा में रखने की बात की गई है, और सेंटेंस नंबर पी में भी कपड़े को अलमीरा में ठीक से अच्छे ढंग से मोड़कर रखने की बात की गई है। अर्थात सेंटेंस नंबर एस और सेंटेंस नंबर पी दोनों एक ही बात कह रहा है। एस में भी कपड़ा को रखने की बात, पी में भी कपड़ा को रखने की बात, लेकिन पी नंबर सेंटेंस के प्रारंभ में बट रखा गया है। बट कंट्राडिक्टिव वर्ड है जो दो विपरीत स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, लेकिन यदि यहाँ एस और पी को एक साथ कर लेंगे तो दो विपरीत स्टेटमेंट न जुट करके दो समान स्टेटमेंट जुड़ जाएगा और कंट्राडिक्टिव वर्ड का कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात ये बोल सकते हैं कि यदि एस और पी का ग्रुप एक साथ बना लिया जाए तो यह ग्रुप रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पी में कंट्राडिक्टिव वर्ड है और एस में कोई कंट्राडिक्टिव वर्ड नहीं है, जबकि एस में भी कपड़े को अलमीरा में रखने की बात है और पी में भी कपड़ा को अलमीरा में रखने की बात है। दोनों एक ही घटना है जिसे कंट्राडिक्टिव वर्ड से नहीं जोड़ेंगे, अर्थात एस पी का ग्रुप नहीं बनाएंगे, और यदि एस पी का ग्रुप बना दिया जाए तो ऐसा ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन 2 और 3 में, ऑप्शन नंबर 2 में एस और पी को जानबूझकर के लेखक ने एक साथ रखा। यदि ऑप्शन नंबर 2 टिक आउट कर लें तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कंट्राडिक्टिव वर्ड अपोजिट को जोड़ेगा, समान को नहीं जोड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। इसलिए हमारा आप एक नियम इस क्वेश्चन नंबर 4 से, एग्जाम्पल नंबर 4 से ये सीख लिए कि फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी अन्य वाक्य में रिपीट कर दे, या फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को किसी अन्य वाक्य में रिपीट कर दे, और रिपीटिशन के साथ साथ कंडीशनल वर्ड, कंट्राडिक्टिव वर्ड, एडिटिव वर्ड, कंक्लूजन वर्ड उसमें डाल दे, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के रिपीटिशन के बावजूद उसे सेकेंड सेंटेंस नहीं लेंगे और तब सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन पर नजर दौड़ाएंगे। यदि प्रोनाउन होगा तो उस प्रोनाउन वाले को सेकेंड सेंटेंस के रूप में चुन लेंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल थे हमारे सब्जेक्ट के रिपीटिशन का।